गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। एक बार जल्दी से बताइए आप लोग, अगर क्लास आप तक पहुंच गई है तो। लाइव अगर है हम लोग तो मैसेज करके। अभी आपकी चूंकि पॉलिटी की क्लास चल रही थी लगातार, तो इस वजह से 10 मिनट्स अराउंड लेट हो गया क्लास अपना स्टार्ट करने में हमें। हाँ रिंकी प्रिया जी, मैं रेडी हो रहा था, थोड़ा मेकअप वेकअप कर रहा था, है ना। सोच रहा था थोड़ा मेकअप वगैरह करके आऊँगा तो शायद ठीक लगूंगा आप लोगों को, है ना। हमारे भी भाई सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लोगों के बढ़ रहे हैं उनकी खूबसूरती पे, हमारे ज्ञान पे बढ़ नहीं रहे हैं, तो हम सोचे थोड़ा खूबसूरत हो लिया जाए, जो कि हम हो नहीं सकते शायद, है ना। क्योंकि फोकस तो हमारा पढ़ाई पे है, पढ़ाने लिखाने पे ही रह जाते हैं, अपनी चिंता कहाँ हो पा रही है। गुड आफ्टरनून फाशिया अंजुम जी, श्रेया अग्रवाल, गुड आफ्टरनून बेटा। और कौन कौन है, जल्दी से कनेक्ट हो सब लोग, चलो, है ना। विद योर क्लासेस सर, आप तो पहले से ही सुंदर हो। वो सुंदर एक आता है ना जेठालाल वाला, वो वाला सुंदर तो नहीं हूँ मैं। जेठालाल का कोई सीरियल आता था, पहले देखता था मैं। देवव्रत वेट इसलिए करना पड़ा बेटा, क्योंकि इसके पहले जस्ट क्लास आपकी चल रही थी ना पॉलिटी वाली, तो वो पॉलिटी वाली क्लास खत्म हुई है, 2-4 मिनट ऊपर चली है। उसके बाद फिर नया इवेंट जो है लाइव करने में अराउंड लग जाता है 5-7 मिनट, टेक्निकल चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, है ना, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं। अब देखो, अब तो सब लोग हो गए हो कनेक्ट, आई बात समझ में। अब हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं और आज की क्लास लेके आते हैं आपके साथ। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने अब शुरू करते हैं लाना, क्योंकि सीधे सीधे काम तो हमारा वही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसको देखना कि कैसे डील होगा क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। इसमें मैं क्वेश्चन कैसे देखूंगा, थोड़ा एक बार फिर से सेट करना है इसको। ठीक है। अच्छा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कब लगा कब नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से समझ जाऊंगा। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, आज हम लोग फिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसके अंदर कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट आते जाएं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और ये जो क्लास होगी आपकी यूजीसी नेट के लिए, नवोदय विद्यालय का जो पीजीटी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए, और इसके अलावे जो दूसरे एग्जाम्स आपके आते जाएंगे, अभी जैसे बीएड एंट्रेंस के कुछ एग्जाम्स हैं डीयू वगैरह के आने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और सीटेट के एग्जाम्स हैं, इन सब में काम आएगी क्लास आपको। ये सारे सवाल जो है प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो कहीं भी आ सकते हैं इन सारे एग्जाम में से। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। और पेडागोजी वाले, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं आज के कलेक्शन में, वो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि यू विल लाइक टू टीच द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु आर हाईली इंटेलिजेंट, हु आर बिलो द एवरेज, हु आर एवरेज वंस, एंड ऑल द अबव टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली क्या करोगे आप अपने क्लास में कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, जो बहुत बुद्धिमान है, जो औसत से निम्न है या नीचे हैं, या जो औसत वाले बच्चे हैं, या सभी प्रकार के बच्चे। भाई कक्षा कैसी होगी आपकी, इंक्लूसिव होगी। ये देखो समावेशी शिक्षा का सवाल है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो आपका बस ये एप्टीट्यूड जानना चाह रहा है कि आप कैसे प्रकार के टीचर हो, क्या आप बायस्ड हो या आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि आपकी जो सोच है वो समावेशी है या नहीं है। क्लियर हुआ। पॉलिटी की क्लास यूट्यूब में थी क्या सर? हाँ कंचन, यूट्यूब में भी थी। ठीक है, पॉलिटी की क्लास यूट्यूब पे हुई है, तो आप देख सकते थे वहां पे भी, और वेबसाइट पे भी है। चलिए तो समावेशी जो कक्षा है, समावेशी सोच की ऊपर सवाल है आपका कि आपकी सोच समावेशी है या नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4, यानी कि डी वाला, है ना। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं कि भाई हम किसी तरह का भेदभाव क्यों करेंगे, हम तो सारे ही बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, है ना। चाहे वो बच्चे औसत बुद्धि के हों, चाहे वो तीव्र बुद्धि के हों, चाहे वो औसत से निम्न बुद्धि के हों, मतलब स्लो लर्नर हों, चाहे वो किसी अक्षमता वाले बच्चे हों, चाहे उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो भी हों, मतलब व्यक्तिगत स्तर पे वो कितने भी भिन्न क्यों ना हो, विषम जातीय क्यों ना हो, विजातीयता क्यों ना हो उनके अंदर, हम सबको पढ़ाना चाहेंगे। ये हमें यहाँ पे शो करना है अपने हिसाब से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल क्वेश्चन है। सबने आंसर इसका दे दिया, डी होगा। और ये सारे ही क्वेश्चन आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड हैं, इसमें कोई थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा फैक्चुअल, लेकिन हाँ थ्योरीज का एप्लीकेशन कहीं कहीं होगा, तो आप सोच समझ के आंसर करेंगे। थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत भी हो सकता है ये। ठीक है, तो परीक्षा में ज्यादातर सवाल इसी तरीके के आने के चांसेस रहेंगे आपके बीएड के अंदर भी, आपकी यूजीसी नेट के अंदर भी, आपके नवोदय विद्यालय के पीजीटी के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड 20 नंबर की आएगी उसके अंदर भी, और सीटेट में पेडागोजी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें मैच करेंगे आपको, टीचिंग लर्निंग के ऊपर बेस्ड, है ना। अब सेकंड का भी डी आंसर आप लोग दे रहे हो, पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आता है।
सेकंड आता है कि भाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स यू विल लाइक, मतलब वही वैसा ही सवाल हो गया कि आप कौन से प्रकार के बच्चों को पसंद करेंगे निम्नलिखित श्रेणियों में से, जो आपको जानते हैं, जो आपसे संबंधित हैं, जो आपको नहीं जानते सभी। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, डी। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की हमने आज, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। कि भाई हम अपनी कक्षा में जब जाएंगे तो हमें हमारी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भाई पिछली क्लास से आए होंगे, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे स्कूल के हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं और से ट्रांसफर होकर आए होंगे, किसी और विद्यालय से ट्रांसफर होकर आए होंगे, ठीक, जो हमें नहीं जानते होंगे या जिनको हम नहीं जानते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप टीचर हो तो भाई हो सकता है कि आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता हो। तो आप क्या अपने रिलेटिव जो बच्चा है आपका, या जो आपका अपना बच्चा मान लीजिए वहां पढ़ रहा है, क्या उसके साथ आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, उसको क्या ज्यादा अच्छा व्यवहार करोगे, बाकियों के साथ कम अच्छा व्यवहार करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे आप। तो इसलिए आपके लिए सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कक्षा के, चाहे वो आपको जानते हो, चाहे आप उनको जानते हो, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो, चाहे ना रिलेटेड हो, ठीक। For a teacher, every student of the class is equal. Either the student is from the same school, or the student came from another school, or the student is related to us, or student is not related to us, right? तो हम किसी तरह का भेदभाव क्लास में नहीं करेंगे। ये प्रश्न भी उसी पर कहीं ना कहीं केंद्रित है। पहला वाला प्रश्न जो था वो समावेशी सोच के ऊपर था हमारे, और दूसरा वाला प्रश्न को हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात रहित हमारी जो सोच है उसके ऊपर है, कि हम क्या पक्षपात रहित चिंतन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, कहीं हमारी सोच बायस्ड तो नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा, अजमेर में 22-25 सीट्स हैं, तो क्या 25 रैंक तक आना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है 25 रैंक तक आना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई कितने बच्चे वहां पे काउंसलिंग में जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए आप जो है उसमें भी रिजर्वेशन वगैरह होंगी, चीजें होंगी, तो आप उसको थोड़ा सा फोकस करके चलो कि मैक्सिमम रैंक लेके आओ, है ना। जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हो उतना करो। तीसरे का आंसर भी देखो डी आ रहा है, ये डी वालों ने कमाल कर रखा है ना, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली वालों ने कमाल करा हुआ है फिलहाल। तो डी वाला आंसर ही सही होता जा रहा है। फिर आपने दे दिया तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी डी, दूसरे का तो डी हो ही गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि कुछ छात्र कक्षा के समय पर अनुपस्थित रहते हैं तो, नहीं सॉरी, कौन सा सवाल है, एक, अच्छा, यदि एक छात्र अपने प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहता है तो आप, अगर आपने कोई सवाल पूछा बच्चे से और वो सवाल का जवाब देने में असफल रहेगा तो आप क्या करेंगे, ये सवाल है। तो आप क्या करेंगे भाई, देखते हैं। ठीक है, पहला दे रहा है ऑप्शन इसमें, उसे कक्षा में खड़े रहने का आदेश देंगे, मतलब यू विल ऑर्डर हिम टू स्टैंड इन द क्लास, मतलब पनिशमेंट दे दिया एक तरीके से, चल भाई तू आंसर नहीं दे रहा तो तू खड़े ही हो जा, है ना। बच्चे को आपने क्या बोल दिया कि भाई आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप क्या रहो, खड़े रहो, ठीक है। साधन साध्य में एक्सप्लेन है, क्या लिख रहे हो, साधन साध्य में, साध्य पर एक्सप्लेन। अच्छा, साधन साध्य का मतलब बेटा ये हो गया कि साध्य का मतलब हमारा जो उद्देश्य है, और साधन का मतलब कि उस उद्देश्य तक हम पहुंच कैसे रहे हैं। जैसे सपोज करो कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, और उसके लिए साधन क्या है कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो अच्छी शिक्षा प्राप्त क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, सदुपयोगी बनाना चाहते हैं। तो हमारा जीवन बेहतर बने, ये हमारे लिए क्या हो गया, साध्य हो गया, अंतिम लक्ष्य हो गया, मतलब है ना, एंड हो गया, ठीक है, एंड रिजल्ट हो गया। और ये आएगा कैसे, जब हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छी आदतें विकसित करेंगे, अच्छे लोगों के साथ संपर्क करेंगे, रहेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो सब क्या कहलाएगा, साधन कहलाएगा। क्लियर हुआ धनंजय आपको? तो तीसरे क्वेश्चन में आपको समझ आया क्या होगा। मैं तो जानती थी डी फॉर डॉग, अच्छा डी फॉर डॉग जानते थे, कोई बात नहीं, दिल्ली भी होता है बेटा। अब मैं आपको बोलूं आर फॉर रिंकी और आर फॉर रैट, तो मजा थोड़ी आएगा। मतलब आप दिल्ली वालों को केजरीवाल जी निपटेंगे, आपसे मैं नहीं निपटूंगा, ठीक है। उसे कक्षा में खड़ा रहने का आदेश देंगे तो नहीं करेंगे ऐसा, आप अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देंगे। तीसरा है जवाब देने के लिए अन्य छात्रों से पूछेंगे, और चौथा हो गया सवाल का जवाब देने में हुई असमर्थता का कारण पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसमें से डायग्नोस्टिक होंगे। और डायग्नोस्टिक का सवाल हो गया ये कि भाई एक टीचर होने के नाते क्या आपको डायग्नोस्टिक टीचिंग के बारे में आइडिया है या नहीं है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है कि भाई अगर हमने मान लीजिए कोई परीक्षा ली, कोई प्रश्न पूछा, अगर बच्चा उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक तरीके से निदानात्मक शिक्षण करेंगे। और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है कि हम असफलता के कारण का पता लगाएंगे। अगर बच्चे ने नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, ठीक है। तो असफलता के कारण की जांच करना क्या कहलाता है, असफलता के कारण की जांच करना या उसका पता लगाना कहलाता है निदानात्मक शिक्षण। और जब असमर्थता के कारण की जांच हो जाती है, मालूम चल जाता है कि इस वजह से बच्चे ने गलत उत्तर दिया, तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो उसको कहते हैं रिमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो ये वाला सवाल देखो किस पे आधारित है, यह है डायग्नोस्टिक टीचिंग पे आधारित। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि सवाल जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं।
कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उनके एम्पिरिकल बेस के रूप में जरूर होता है वहां पे, थ्योरेटिकल बेस के रूप में। तो यहाँ पे जो सवाल है आपका कि अगर कोई छात्र आपका सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है, असफल रहता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक टीचिंग के लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि असेसमेंट हो गया, उसको नहीं आ रहा, तो अब आप अगला कदम क्या उठाएंगे, डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस्टिक क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण, जिसका मतलब कि क्यों नहीं आ रहा, उस कारण तक आप पहुंचेंगे कि बच्चे ने समझा नहीं है, हमने ठीक से समझाया नहीं है, हमने टीचिंग एड अच्छे से यूज नहीं किया, हमने कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाया, आधा अधूरा पढ़ाया, प्रश्न नहीं कराए, अभ्यास नहीं कराया, क्या गलती रही, उसको जानकर फिर आप क्या करोगे, उसको आप फिर से ठीक करोगे, है ना, इंप्रूव करोगे। तो इंप्रूवमेंट होगी जब, तो वो रेमेडियल कहलाएगा, उपचारात्मक कहलाएगा, और कारण का पता लगाना क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक। तो ये कहीं ना कहीं उसी ओरिएंटेशन को जांच रहा था। तो आपका आंसर यहाँ भी ठीक है, चौथा ऑप्शन ही ठीक था तीसरे का भी। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, इसका भी डी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, यदि कुछ छात्र कक्षा के समय पर अनुपस्थित रहते हैं तो आप, अगर फोर्थ क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी जो है कुछ, इफ सम स्टूडेंट्स रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास एट टाइम्स यू विल, अगर ऐसा हो रहा है कि भाई बच्चे जो है आपकी क्लास में नहीं आ रहे हैं, है ना, क्लास से अनुपस्थित रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी कक्षा से अनुपस्थिति का कारण पूछेंगे, दूसरा उनकी अनुपस्थिति का कारण उनके अभिभावकों से पूछेंगे, तीसरा उनकी अनुपस्थिति का कारण अन्य छात्रों से पूछेंगे, चौथा स्कूल के ही अन्य शिक्षकों से पूछेंगे। तो क्या करेंगे भाई, चार का ए लिख रहे हैं आप लोग, बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे ही अगर अनुपस्थित नहीं रह रहे हैं तो क्या बच्चे बताएंगे कारण क्या है। अगर लगातार बच्चे अनुपस्थित रहते हैं क्लास से, तो आप पेरेंट्स के साथ संपर्क करोगे या नहीं करोगे। अगर बच्चे जो हैं क्लास में अनुपस्थित हैं, तो फिर बच्चों से कैसे पूछोगे आप, क्या होगा इसमें, हम पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ना कि भाई स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू द क्लास, कहीं पेरेंट्स उसको रोक तो नहीं रहे हैं, कहीं वो पेरेंट्स से बोलकर स्कूल के लिए जा रहा हो लेकिन स्कूल ही नहीं आ रहा हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे तो मैनिपुलेट करेंगे, अगर वो एब्सेंट रह रहे हैं तो इसका मतलब कि दे विल मैनिपुलेट द टीचर, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करेंगे। तो बिल्कुल जो लोग बी आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है आंसर, है ना। लेकिन ए वाले लोग जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं कि भाई बच्चे अगर एब्सेंट रह रहे हैं क्लास से, तो बच्चों से ही पूछ के समाधान कैसे मिलेगा, ठीक है। तो लगातार एब्सेंट रह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ इस चीज को शेयर करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू द क्लास, रिपोर्ट करनी पड़ेगी पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के साथ मिलकर इस चीज को डिस्कस करना पड़ेगा, और जाके सही कारण तक पहुंचा जाएगा इस माध्यम से, है ना, कि भाई कहीं पेरेंट्स ने तो नहीं उलझा रखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल श्रेया, बच्चों से पूछेंगे ना सर पहले। तो बच्चे जब एब्सेंट है बेटा तो कैसे पूछोगे ये बताओ। अगर बच्चे ही एब्सेंट हैं मान लो, और बच्चों से ही हम पूछते हैं, तो बच्चे क्या हमें सही कारण की बताएंगे, मतलब एस्टिमेशन क्या होगा इसमें, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, ये माना जा रहा है कि बच्चे जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम इज देयर। सो इफ प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर, देन वी नीड टू फोकस ऑन दी स्टेप फॉरवर्ड, हमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। अगर ये होता कि भाई बच्चों के बारे में न्यूट्रल अप्रोच होती यहाँ पे, तब हम गलत धारणा नहीं बनाते उनके प्रति। लेकिन अगर वो एब्सेंट हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं एब्सेंटिज्म है उनके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हम पेरेंट्स की तरफ भी रुझान रखेंगे, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि वो अनुपस्थित रहते हैं समय पर, कक्षा के समय पर, तो क्या करेंगे आप। तो मेरे ख्याल से इसमें सही आंसर हो जाएगा, अभिभावकों से बातचीत करना ज्यादा बेहतर होगा, फीडबैक डिस्कस करना, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में मोर देन वन सब्जेक्ट टीच कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा ना, असाइनमेंट वो आपको क्या सौंपते हैं और किस क्लास में आप पढ़ा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कई बार दे दिया जाता है एक टीचर को दो दो सब्जेक्ट पढ़ाने को, ठीक है, न होने पे टीचर्स। तो फोर का मेरे ख्याल से क्या आंसर होना चाहिए, टू, यानी कि बी। वैसे पहला भी कुछ हद तक ठीक है निश्चित रूप से, क्योंकि भाई पहले तो बच्चों से ही बात की जानी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें इसको तो ज्यादा सटीक बनेगा अभिभावक, है ना। अगला सवाल देखिए, पांचवा। ये सारे देखो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जहां पे कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही लगेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होगा कि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाएं कि आंसर्स हमारे मैच ना भी करें एग्जामिनर के आंसर से, ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि भाई उसके पास अपने लॉजिक हैं एक आंसर के लिए, हमारे और आपके पास अपने लॉजिक होंगे एक आंसर के लिए। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्टिव नेचर के टीचिंग एप्टीट्यूड में जरूर होते हैं जहां पे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात आती है, तो वहां पे एक से ज्यादा आंसर्स की संभावना भी बनती है। इस चीज को दिमाग में रखकर चलिए आप। पांचवा सवाल देखिए, मतलब क्योंकि फैक्चुअल तो है नहीं ना कि एकदम ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड आंसर है, ये ओपन एंडेड आंसर हो गया एक तरीके से, कौन क्या सोचता है उसके ऊपर निर्भर हो गया, ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, आजकल अनेक गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय खुल चुके हैं, आपकी राय में इनका क्या कारण है। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं ना,
nowadays several small private primary schools have been opened, what is the cause? क्या रीजन है इसका? ठीक है, मौजूदा विद्यालयों में अध्यापन कार्य ठीक से नहीं किया जाता है, इस नए विद्यालयों की वजह से बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए दूर नहीं जाने दिया जाता है, इन विद्यालयों में उपयोगी शिक्षण दिया जाता है, यह विद्यालय धन कमाने के अच्छे साधन है। क्या सही होगा? देखो प्राइवेट स्कूल्स खुल चुके हैं ये पूछ रहा है। अब इसमें अब कई लोग इसमें आंसर देखो डी भी कर रहे होंगे और डी कर भी रहे हैं लोग कि भाई धन कमाने का अच्छा साधन है इसलिए खुल रहे हैं। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल केवल और केवल धन कमाने के लिए खुल रहे हैं? क्या उससे कोई पॉजिटिव लाभ नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर उनको तो बंद कर देना चाहिए सरकार को, है ना। अगर हम ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल सारे के सारे क्या है, धन कमाने के लिए ही खुल रहे हैं, तो भाई सरकार के पास सारा अधिकार है, वो चाहे तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दे। हाँ ये जरूर है कि कमर्शियलाइजेशन उनका है एक पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं ना कहीं उसको वो प्रॉफिट मोटिव में लेके जा रहे हैं, लेकिन वनली प्रॉफिट मोटिव अगर होता तो उतना सक्सेसफुल ये नहीं होता प्राइवेट स्कूलिंग। तो कह सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं इससे जो स्कूलों की कमी है ना, जो कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या थी कि भाई सरकार हर जगह स्कूल खोलना तो चाह रही है और खोल भी रही है आरटीई वगैरह के बाद से, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नए विद्यालयों की वजह से बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए दूर नहीं जाने दिया जाता, यानी कि स्कूलों की संख्या बढ़ जाती है तो बच्चों की जो रीचनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 5 का ज्यादा सटीक आंसर क्या बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। डी हम अगर लेते हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इनका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, स्कूल जो खुल रहे हैं खाली और खाली धन कमा रहे हैं, तो वो नेगेटिव अप्रोच हो जाती है एजुकेशन को लेके, क्योंकि काम तो देखो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कर रहे हैं इस फील्ड में। और गवर्नमेंट जो चाह रही है वो क्या चाह रही है, वो चाह रही है कि भाई सारे काम मोस्टली जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइज किए जाएं, ठीक, ताकि गवर्नमेंट रेगुलेशन का काम करे, ऑपरेशन का काम ना करे। तो ऐसी स्थिति में आने वाले टाइम पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है, रेलवे भी प्राइवेटाइज हो रहा है धीरे धीरे, है ना, स्टेप बाय स्टेप देखें तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेटाइजेशन जो है केवल और केवल धन कमाने के उद्देश्य से है, इसका कोई लाभ नहीं है, इसके जनता के हित में लाभ भी हैं। आई बात समझ में? तो एक तो ये हो गया 109 का, सॉरी 110 का आंसर क्या होना चाहिए फिर इसमें से? बी ज्यादा करेक्ट लगता है कि भाई जितने ज्यादा विद्यालय होंगे उतना बच्चों की नजदीकी जो है विद्यालयों की बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल, शिक्षा को पहुंचाना उद्देश्य है इसका, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मिल सके, हर बच्चे की रीचनेस जो है स्कूलों तक बढ़े, ये ठीक रहेगा आंसर करना। क्योंकि अगर दूसरे आंसर हम करते हैं इसमें, जैसे मान लो हम कहें कि मौजूदा विद्यालयों में अध्यापन कार्य ठीक से नहीं किया जाता, तो हम ये भी गलत कह रहे हैं, क्योंकि केवीएस के विद्यालय भी सरकारी विद्यालय हैं, उनमें तो अध्यापन कार्य बढ़िया से किया जाता है, नवोदय हो गया, केवीएस हो गया, ठीक। और भी बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे दिल्ली में प्रतिभा विकास विद्यालय हो गए, कई सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं। वो तो टीचर्स के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, तो ये सही नहीं हो सकता वाक्य, है ना। और ये भी कहना कि भाई इन विद्यालयों में उपयोगी शिक्षण दिया जाता है, तो ये भी हो गया कि भाई इनमें दिया जाता है बाकियों में नहीं दिया जाता, ये एकमात्र कारण तो नहीं है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। और क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग? अच्छा, इसी पे अपने विचार रख रहे हो, बिल्कुल ठीक विचार हैं आप लोगों के, स्कूल में कॉम्पिटिटिव स्टडी भी करवानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, करवानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। हाँ ठीक है, यही आंसर हमने चुना, तो 5 का बी हो गया। छठा सवाल लेके आइए। यहाँ तक कि लाल किला भी क्या है रिंकी प्रिया, आपका दिल्ली से बाहर नहीं निकले क्या आप? अच्छा, लाल किला प्राइवेटाइज कर दिया, 80 रुपए टिकट लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं भाई? 80? कोई बता रहा था 80 रुपए हो गए, पहले 20 रुपए थे, किसी दिन कोई बता रहा था। कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, छठा सवाल देखिए। 6 नंबर पे आ जाओ, है ना, इसको विमर्श का मुद्दा नहीं बनाते हैं, अभी फिलहाल तो हमारा काम है एग्जाम को क्लियर करना, है ना, जितना जल्दी हो जाए और जितना बढ़िया तरीके से हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वे कौन से संभव सुझाव हैं जो छात्रों की मातृभाषा के ज्ञान में सुधार ला सकते हैं? वे कौन से संभव सुधार हैं जो कि छात्रों की मातृभाषा के ज्ञान में सुधार ला सकते हैं? मतलब कि आपको एक सजेशन देना है इन चारों में से करेक्ट, जिससे कि बच्चे की मातृभाषा ठीक हो सके। पहला, उन्हें अपनी मातृभाषा का प्रयोग विद्यालय और घर पर करना चाहिए, एकदम ठीक बात है भाई। उन्हें केवल मातृभाषा युक्त पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा ना। मातृभाषा के प्रयोग के दौरान उन्हें अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये और गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा इसमें?
मतलब हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मातृभाषा का सुझाव करना है तो तुम केवल और केवल एक भाषिक हो जाओ, है ना। तो दूसरा तीसरा दोनों क्या कह रहे हैं कि भाई केवल की बात कर रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो बच्चे के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई मातृभाषा में सुधार लाना है तो तुम क्या करो कि भाई सारी दूसरी भाषाएं बोलना ही छोड़ दो, सीखना ही छोड़ दो, उसमें प्रयोग ही मत करो। तो मातृभाषा का प्रयोग विद्यालय और घर पर करो, ये ठीक बात है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरी भाषाओं पे आप विमर्श ही मत करो। कोई अगर आपसे किसी और भाषा में बात करता है तो उससे बात ही मत करो, उससे बच्चे का विकास रुक जाएगा, है ना। तो बहुभाषिकता बाधक थोड़ी है, बहुभाषिकता साधन और एक तरीके से हमारे लिए क्या है, अवसर है। ये मान के चलेंगे हम लोग कि मल्टीलिंग्विस्टिसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इज नॉट अ चैलेंज, इट इज अ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक, तो मल्टीलिंग्विस्टिसिटी को रोक कर हम मातृभाषा का विकास करेंगे तो वो ठीक नहीं है। मातृभाषा के लिए सही आंसर हो जाएगा ए वाला, कि हम मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ दूसरी भाषाओं के विकास को रोकेंगे नहीं, अवरुद्ध नहीं करेंगे। और बाकी जो ऑप्शन है दूसरे और तीसरे, ये कहीं ना कहीं अवरुद्ध करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही के प्रयोग की बात कर रहे हैं, अन्यों की प्रयोग को रोक रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। 7वां सवाल आ रहा है समझ में आप लोगों को? कुछ बेनिफिट हो रहा है क्लास करने का या बस ऐसे ही चल रही है क्लास हमारी? क्या लग रहा है, थोड़ा बताओ इस पे फीडबैक अपना। एजुकेशन पॉलिसी पे भी बनाना है, अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है 86 के बाद। अभी देखो आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आने वाली हैं ठीक ठाक, क्योंकि अभी एक 100 डेज का प्लान जो है एचआरडी मिनिस्ट्री ने अपना रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 लाख जो है परमानेंट टीचर्स हमें अपॉइंट करने हैं। जो अखबारों में खबर छपी है उसके हिसाब से अगर हम देखें अमर उजाला वगैरह में, तो उन्होंने बताया है कि भाई 30 जून तक जो है नोटिफिकेशन ये निकालेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, टीचर रिक्रूटमेंट वगैरह की। ठीक है, और 31 मई तक, यानी कि शपथ ग्रहण आज होना है सरकार का ना, आज ही है ना भाई, 29 तारीख को, आज ही शायद है शपथ ग्रहण। मैं तो पढ़ाने में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि पता ही नहीं कुछ मुझे, देखो। ठीक है, तो शपथ ग्रहण शायद हो जाएगा आज, या जो भी डेट होगी, मुझे तो आइडिया ही नहीं है, मैं टीवी देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार अपना एजेंडा रखेगी, हर डिपार्टमेंट हर मिनिस्ट्री अगले 100 दिन के लिए। तो उसमें 31 मई के आसपास में ये नई घोषणा हो जाएगी, जो है आगे की क्या योजना है सरकार की एजुकेशन को लेके, और वो प्रायोरिटी की चीज है। तो उसमें नई वैकेंसीज भी आने के चांसेस हैं अच्छी खासी संख्या में। ठीक है ना। नए विद्यालय वगैरह केवीएस में खुल ही रहे हैं कितने सारे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। कल है ना, 30 तारीख को है, ठीक है। 23 नहीं, 30। चलिए, 8 का आंसर आप लोग दीजिए, आप कहोगे कि सिर्फ फालतू बातें कर रहे हैं। 7 नंबर, ये 8 का आंसर कहाँ से दे रहे हैं फिर बच्चे? अच्छा 7वां सवाल है बेटा, ये 8 कहाँ से लग गया अभी? अभी तो 7वां ही नहीं डिस्कस किया हमने। विशुद्ध रूप से मातृभाषा का प्रयोग कर रहे छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार आवश्यक है? देखो, विशुद्ध रूप से का मतलब जो केवल और केवल मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए पूछ रहे हैं। तो ऐसे छात्रों को समय पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वे छात्र जो मातृभाषा का उपयोग करने में विफल रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए? नहीं। वे छात्र जो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठने का निर्देश दिया जाना चाहिए? ये तो बायस्ड हो जाएगा। गलत भाषा का प्रयोग कर रहे छात्रों को कक्षा में पीछे की पंक्ति में बैठने का निर्देश दिया जाना चाहिए? ये भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट ओरिएंटेड हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सही आंसर क्या होगा? 7 का ए होना चाहिए। ऐसे छात्र जो मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें, ये उनके लाभ में होगा, ये उनको बढ़ावा देगा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, है ना। क्योंकि उनको हम स्टिमुलेट करेंगे, उनको हम री करेंगे कि भाई वो प्रयोग बार बार करें। बाकी जो तीनों ऑप्शन है आपके, दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा कहीं ना कहीं दंडित करने की सीधे सीधे बात कर रहा है। तीसरा जो है वो बायस हो रहा है कहीं ना कहीं कि भाई जो मातृभाषा में अच्छी बात करे उनको पहली पंक्ति में बैठाओ, जो नहीं करे उनको पीछे कर दो। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, या उनकी जो क्रमबद्धता है उसको उनके भाषा के प्रयोग के ऊपर आधारित कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों में आपस में डिस्क्रिमिनेट करने वाली बात हो जाएगी। और लास्ट वाला जो है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पनिशमेंट या डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। तो पहला ही ठीक है। आई बात समझ में? रिवार्ड इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना। रिवार्ड इज नॉट गुड बेटा, बट यहाँ पे गिवन ऑप्शन में क्या करोगे? पनिशमेंट को मानोगे? जहां तक मेरे से पढ़ा है, नहीं ये आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो तो गिवन 4 ऑप्शंस में ही तो एक सही होगा। जब यहाँ पे नहीं है रिवार्ड, मतलब यहाँ पे ये थोड़ी लिखा हुआ है कि पुरस्कार का मतलब यहाँ पे ये तो नहीं लिख रहा ना कि भाई चॉकलेट दोगे या कोई मटेरियल पुरस्कार दोगे। अगर यहाँ लिखता मटेरियल पुरस्कार तब फिर भी आप सोचते। अच्छा, अगर मान लीजिए मटेरियल पुरस्कार भी लिख देता कि वस्तु के रूप में पुरस्कार देना, तब भी गिवन ऑप्शंस में से बाकी 3 पनिशमेंट ओरिएंटेड हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन ओरिएंटेड हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो पहला है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। पुरस्कार देना फिर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये नहीं कह रहा ना कि उनको पुरस्कार दोगे तो बाकियों को आप भेद करोगे। भाई जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर होता मान लो इसके साथ साथ एक ऑप्शन कि हम उनकी तारीफ करेंगे, हम उनको अप्रेज करेंगे, तो वो फिर भी ठीक हो जाता। ठीक है,
लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो एबिलिटी के बेस पे होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि बल्कि कमजोर बच्चों को आगे बिठाया जाता है ना। अच्छे बच्चों को आगे बिठा दोगे तो इसका मतलब कि आप जो कमजोर है उनको पीछे छोड़ के चले जा रहे हो, उनको नहीं सिखा रहे हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गिवन ऑप्शंस में से क्या करेक्ट होगा। 7 का सी नहीं होगा, इसीलिए ममता मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 7 में सी में क्या हो जाएगा देखो कि आप एक चीज बताओ, जो अच्छा प्रयोग कर रहे हैं उनको पहली पंक्ति में बिठाओगे। पहली पंक्ति में किन बच्चों को बिठाने का क्या फायदा होता है कि टीचर की नजर उन पे रहती है, टीचर उनके कामों को मॉनिटर कर सकता है प्रॉपरली, टीचर उनको गाइड कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, हाथ पकड़ के सिखा सकता है। ठीक, तो जो कमजोर बच्चे हैं उनको आगे की पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए, या जो बहुत अच्छे हैं उन्हीं को बिठा दो। अगर बहुत अच्छों को बिठा दिया तो टीचर जो है अच्छे बच्चों के साथ आगे बढ़ता जाएगा, और जिनको नहीं आता वो तो और नहीं आएगा, उनको वो पीछे छूटते जाएंगे। समझ आई बात? इसलिए सी नहीं होगा, क्योंकि सी में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और दूसरी बात क्या हो रही है, जो देखो सीटिंग अरेंजमेंट क्लास का होता है ना, वो एबिलिटी के बेस पे होना चाहिए। वो इस बेस पे नहीं होना चाहिए कि जिसको आ रहा है उसी को आगे बिठाओगे, बल्कि जिसको नहीं आ रहा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या जिसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कठिनाई हो रही है, उनको ज्यादा टीचर को अपने सामने बिठाने की आवश्यकता रहती है, ताकि उसको सिखाया जा सके। आई बात समझ में? तो क्या होगा इसमें आंसर? इसमें आंसर होगा आपका ए वाला। ए वाले में क्या है कि भाई पुरस्कार देने की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को पनिशमेंट दे रहे हो आप, है ना। अगर आपको मान लीजिए मैं पुरस्कार दूं तो मतलब ये नहीं हुआ ना कि बाकियों को पनिशमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं कहूं कि भाई अब क्लास में ये बच्चा सबसे आगे बैठेगा, तो कहीं ना कहीं कंपेरेटिव हो गया, तुलना हो गई, और उसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल गई। ये बात है। तो दिए गए विकल्पों में से एक चुनना है, इस यही आपको यहाँ पे तय करना है ध्यान से। तो 7 का ए जितने बच्चों ने बताया वो बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला सवाल, ए फॉर एप्पल दे दीजिए आप, बिल्कुल ठीक बात है। और ए फॉर एप्पल दे दीजिए, नहीं है तो बी फॉर बड़का एप्पल दे दीजिएगा, और वो भी नहीं होगा तो सी फॉर छोटका एप्पल भी दे सकते हो आप लोग। मतलब मौज करने में बहुत मजा आता है नहीं, अगर कायदे से पढ़ाओ हो तो मजा नहीं आता है। देखो अब जैसे जोक मारना शुरू करो तो आप लोग को बात करने का बहुत मन करता है, ये अच्छी बात है वैसे। बाइगुस्की ने यही कहा है ना कि बातचीत करते करते सीखना चाहिए, तो बातचीत करते करते सीखो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, डी फॉर दोगे ना एक एप्पल। तो ये सब सुना ही होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर का सवाल आपके सामने है। बिल्कुल सी टेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। 8 का सवाल का क्या है भाई ऑप्शन? 8वां सवाल कहता है देखिए कि यदि एक छात्र अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे। एक कोई बच्चा है आपकी क्लास में जो अपने सभी विषयों में क्या है, वीक है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे? एफ फॉर फोकट का एप्पल। अरे यार बस करो भाई, है ना, इतना एप्पल एप्पल कर दोगे तो पता चला बनाना नाराज हो जाएगा। 113 देखो, यदि एक छात्र अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? आप उनकी कमजोरी का कारण करने की कोशिश करेंगे, आप उसकी विशेष प्रकार की कमजोरी को खोजेंगे, आपको अलग से प्रत्येक विषय में उसकी कमजोरी पता लगानी होगी। जब आप उसकी कमजोरी पता लग जाए तो आप उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अब बताओ क्या करेंगे भाई? डी वाला ही करेंगे, क्योंकि डी वाले में दोनों चीजें आ गई, कमजोरी का पता लगाना भी आ गया और उसका सुधार करना भी आ गया। तो देखो मैंने आपको जो पहले बताया था ना, एक तो बताया था मैंने निदानात्मक शिक्षण, यानी कि क्या बताया था मैंने, एक तो निदानात्मक शिक्षण बताया था यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग, और डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद क्या बताया था आपको मैंने, क्या होना चाहिए, रेमेडियल। तो ये कारण का पता लग गया। अब कारण का पता लगाने के बाद हमें क्या करना है, उपचार करना है, यानी कि जो लर्निंग की कमियां हैं बच्चे की उसको दूर करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस देकर या विशेष तरीके से कुछ असाइनमेंट्स वगैरह बनाकर या एक्सरसाइजेस कराकर या उसको नए तरीके से टीचिंग एड्स या एग्जांपल्स देकर सिखाकर ये काम करने की जरूरत है। तो रेमेडियल टीचिंग होगा नेक्स्ट स्टेप। जब हम रेमेडियल टीचिंग देंगे तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है, आपके चौथे में आ रहा है। तो इसका मतलब होता है देखो कमी का कारण पता लगाना, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपाय या सुधार करना। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला 4। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। एक बार ये समझ लीजिए एक वाक्य में, तो हमेशा काम आएगा आपको। कमजोरी पता करेंगे, लेकिन 4 में क्या लिख रहा है धनंजय, धनंजय 4 में लिख रहा है कि बेटा उसमें दोनों चीजें आ गई ना 4 में, तो कमजोरी का पता लगाना और साथ में सुधार करना। तो जब दोनों ऑप्शन है तो किसको रखेंगे, खाली पहले स्टेप को या दोनों स्टेप्स को जो कवर करेगा? तो फोर्थ ऑप्शन दोनों को कवर कर रहा है कि भाई जब आप उसकी कमजोरी पता लग जाए तो आप उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कमजोरी पता लगने के बाद ही तो दूर करेंगे कमजोरी को। तो जब कमजोरी को दूर करने की बात आ गई, इसका मतलब हुआ कि भाई पहले कमजोरी पता लग चुकी है, तो हम उसको ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लेंगे। आई बात समझ में? स्कीमा सुनीता ज्यादा कुछ नहीं है, स्कीमा के बारे में इतना समझो, बिल्कुल डी होगा अंजलि, है ना। तो देखो इसमें आपको ये समझना है कि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल चौथा ऑप्शन दोनों को लेकर चल रहा है, तो हम दोनों वाला आंसर चुनेंगे, डी वाला। स्कीमा का मतलब होता है जो हमारा किसी भी चीज के बारे में प्रीवियस नॉलेज है दिमाग के अंदर,
स्टोर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी विषय के बारे में आपकी एक जानकारी पहले से रहती है दिमाग के अंदर, है ना, जो कि संगठित रूप से रहती है ताकि आप उसका उपयोग कर सको नई सिचुएशन नई सिचुएशन में या नई स्थितियों में, तो उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो आप। अब 9 नंबर का आंसर आप लोग दे रहे हो बी। मोहन कुमार कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत हेल्पफुल है, मैं आपके पेड बैच का स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, हेल्पफुल है तो आप इसको एकदम क्लियर करो एग्जाम अपना जो भी टारगेट है। आप लोग की मेहनत है सब, हम तो पढ़ाते ही रहते हैं, आप मेहनत करते हो तो सीख जाते हो। अ, सुनीता, जो स्कीमा का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है मानते हैं सेंसरी मोटर स्टेज से ही, मतलब 0 से 2 साल वाली जो अवस्था है बच्चे की, पहली वाली, है ना, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, वहीं से स्कीमा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बाकी चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। ठीक है। हाँ, तो सीटेट में एकदम खींच के ले आना है 110 नंबर से ऊपर कम से कम। अब अच्छा सवाल भी तो करें, बात ही करते रहेंगे, सवाल नहीं हो पाएंगे। तो इसका क्या आंसर किया आप लोगों ने? डी हो गया ना। अब आगे बढ़ो, 8 का डी हो गया, 9 नंबर लाओ भाई। वे 9 नंबर का सवाल आ चुका है, बी आंसर भी आ चुका है। देख लेते हैं सवाल को। सवाल है, छात्रों के बीच चोरी की आदत को कैसे हटाया जा सकता है? मतलब मान लीजिए छात्र कक्षा में चोरी करने लग रहे हैं, अब उन बच्चों को आप कैसे ठीक करोगे, कैसे सुधारोगे? ठीक है, तो पहला हो रहा है छात्रों को पुरस्कार देकर, मतलब चोरी की आदत को कैसे हटाएंगे? चोरी करने वालों को पुरस्कार देंगे, उन्हें अच्छे उदाहरण देकर, उन्हें डांट कर, उन्हें दंडित कर। तो ऑब्वियसली बी वाला आंसर सही है, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया था। पुरस्कार देंगे नहीं, और डांटना दंडित करना जो है भाई प्रोहिबिटेड हो गया, एक तरीके से पनिशमेंट हो गया वो, है ना, क्योंकि उससे बच्चे के ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है, वो समाज के साथ या आपके साथ कन्फ्रंट कर सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, भयभीत हो सकता है। तो ये सब उसके लर्निंग को आगे जाकर इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा गलत तरीके से। तो बिल्कुल सबका सही है जो उन्होंने बी आंसर दिया है, और ऑलमोस्ट बच्चों ने ठीक ही आंसर दिया है इसका। देवव्रत आपने भी ठीक दिया था, है ना। तो सब लोगों ने ठीक आंसर दिया, तो अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग 10 पे। सुनीता सोमारा जी, आपका मार्गदर्शन बहुत मदद करता है सर, तो बहुत बढ़िया है बेटा, आप लोग मेहनत करो, यही हमारा भी है उद्देश्य, है ना। बिल्कुल रिंकी, अच्छे एग्जाम्पल देंगे और कहेंगे कि बेटा अच्छे से काम ईमानदारी से करते रहना, अपना जीवन में सफल हो जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कलयुग कलयुग है ना, तो कलयुग में कहते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं कलयुग में, यार मैं कलयुग में भूल गया क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, जो काम की चीज है वो तो याद है ना, पढ़ाई वाली। हाँ, रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। लेकिन कौवा मोती कब तक खाएगा? कभी तो दाल चावल खाने की जरूरत पड़ेगी उसको, भूख तो लगेगी, मोती से थोड़ी पेट भरेगा। ठीक, तो कौवे को मोती खाने देते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए, जल्दी ही सफलता आएगी आपके हाथ में भी। 10 का आंसर भी सी आ रहा है आप सभी लोगों का, और कुछ बच्चों का बी भी आ रहा है। ठीक है, रिसर्च पे भी कर देंगे यास्मीन, क्वेश्चन डिस्कशन बेटा, जल्दी ही कर देंगे रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी। कुछ वीडियोस हैं ऑलरेडी, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा। चलो, अगला सवाल है 10 नंबर का, यदि आपकी कक्षा में एक लड़की और एक लड़के की समस्या है, आपकी प्रतिक्रिया होगी? प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, एक साथ बैठकर समस्या का समाधान करेंगे, सह शिक्षा बंद कर देंगे, मतलब कोएड को खत्म कर दोगे आप। सी वाला सही आंसर। भाई एक साथ बैठकर समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, भाई एकदम से हम शिकायत पे चले जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाई लड़के लड़की के, अगर मान लीजिए लड़की वाले के घर के पास चले गए तो पता है लड़के का हाथ पैर तोड़वा दिया, लड़के वाले के पास चले गए तो पता चला उसने अपने बच्चे का नाम ही कटवा दिया, स्कूल से कुछ भी हो सकता है, बच्चों को पनिशमेंट मिल सकती है ना। तो परिवार का झगड़ा नहीं बनाना है इसको, आपको सहमति से बच्चों को बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व करानी है कि भाई वो एक साथ बैठकर पढ़े और कोई भी इस तरीके की बात या कोई इस तरीके की दिक्कत आपस में ना करें, एक कोएड एजुकेशन के अंदर एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक साथी की तरह, एक पीयर ग्रुप की तरह व्यवहार करें और सीख सकें, है ना। तो सी ही सही होगा इसका, क्योंकि हम बच्चों में बहुत ज्यादा टैबू क्रिएट नहीं कर सकते कि भाई लड़का लड़की मतलब बात भी ना करें, ऐसा वाला जमाना गया है ना, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो हम ये भी नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ हम शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो बच्चों के अपने भविष्य के लिए ठीक नहीं हो सकता, या हो सकता है कि बच्चों की जो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, तो उनका खुद का जो आइडेंटिटी अचीवमेंट का स्टेज है वो डिले हो सकता है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन की स्टेज आ सकती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस उनका रुक सकता है। ठीक, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम उनको आपस में बिठा के बातचीत करके ठीक करें। आई बात समझ में? बीएड में है सारा सिलेबस ये आपके, है ना।
अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से करिकुलम बनाया हुआ है, बट ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, लर्निंग करिकुलम सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए 11 नंबर। अंजलि बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं हो रही ना कि भाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अगर ये पहली बार की बात है, या मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई चीज हो रही है, तो कक्षा के क्लासरूम का मैनेजमेंट का जिम्मेदारी किसका है? टीचर का है। अब क्लास की हर बात के लिए आप प्रिंसिपल के पास तो नहीं जा सकते ना। प्रिंसिपल का मेन काम क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। ठीक है, क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई चोरी हो गई आपस में, कोई मान लीजिए हमने बात करी कि भाई आपस में लड़के लड़की के बीच में कोई विवाद हो गया, तो ये सब छोटी छोटी बातों के लिए हम सीधे सीधे प्रिंसिपल के पास पहले ही दशा में नहीं पहुंचेंगे, है ना। टीचर का जिम्मेदारी होता है क्लास के अंदर डिसिप्लिन बना के रखना, क्लासरूम का मैनेजमेंट करना, एक्टिविटीज प्लान करना, उनको एक तरीके से एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए ये टीचर के ही रोल के अंदर आने वाला काम है, क्योंकि ये क्लासरूम डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इससे स्टूडेंट्स के माइंड पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो उनकी कोएड एजुकेशन है वो प्रभावित ना हो, ये भी ध्यान रखना है। अभी 11 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है, देखिएगा क्या है 11 नंबर का सवाल। यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र गलत सवाल पूछते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये सारे देखो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं। आज आज कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इसमें नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र गलत सवाल पूछते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप उसे डांटेंगे और बैठा देंगे, अन्य छात्रों की सहायता से सवाल को सही करेंगे, आप उदाहरण देकर उसकी गलती सिद्ध करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे भाई? हम उदाहरण देकर गलती क्यों सिद्ध करेंगे? क्या करेंगे? अन्य छात्रों की सहायता से सवाल को सही करेंगे। ये अभी केवीएस में भी पूछा हुआ था दिसंबर वाले एग्जाम में। 11 का डी जो लोग बता रहे हैं, क्या आंसर है डी में? आप अपने उत्तर पर गलत प्रश्न के कारण पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करेंगे। ये कोई बात नहीं हुई, मतलब आप बच्चे को इंसल्ट या बच्चे को उसकी कमजोरी को हाईलाइट नहीं करेंगे। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे को बहुत ज्यादा इंसल्ट भी ना फील हो, बच्चे को बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड भी ना फील हो, वो पार्टिसिपेशन करना बंद भी ना करे आगे क्लासेस के अंदर, और उसको सही आंसर भी मालूम चल जाए। तो ये अभी सवाल केवीएस के एग्जाम में भी आया हुआ था, एज इट इज आया हुआ था, इसी तरीके का सवाल है ना। उसमें क्या आंसर दिया? उसमें भी यही आंसर दिया कि भाई जब आप सवाल पूछते हो मान लो और कोई बच्चा गलत आंसर करता है, तो ऐसी स्थिति में, या बच्चे गलत सवाल अगर पूछते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अन्य छात्रों की सहायता से सवाल को सही करेंगे। यानी कि अगर वो गलत सवाल पूछ रहे हैं तो आप दूसरे बच्चों से बातचीत करके, विमर्श करके ये देखने की कोशिश करोगे कि भाई व्हाट शुड बी द राइट क्वेश्चन। तो मीनिंगफुल क्वेश्चंस को अप्रिसिएट किया जाएगा ना क्लास में। इलॉजिकल क्वेश्चंस को प्रोहिबिट किया जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा? अप्रिसिएट किया जाएगा। तो मीनिंगफुल क्वेश्चंस आएंगे कैसे? जब बच्चों को हम डांट देंगे तो वो तो डिस्करेज हो जाएगा, तो दोबारा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, पता चला पहला ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा, अगर तीसरा ऑप्शन देखें, उदाहरण देकर उसकी गलती सिद्ध करेंगे, तो भाई टीचर का काम बच्चों की गलती सिद्ध करना या उनकी कमियां निकालना तो नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा विकल्प। और चौथा विकल्प, आप अपने उत्तर पर गलत प्रश्न के कारण पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या। तो भाई अपने उत्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर तो आप नहीं जाएंगे, या एक तरीके से देखेंगे। तो सही क्या होना चाहिए कि क्वेश्चंस पूछने की आदत बनी रहे, लेकिन क्वेश्चंस कैसे हो? मीनिंगफुल हो। तो वो हम दूसरे बच्चों से बातचीत के माध्यम से बच्चों को कहने के संकेत दे सकते हैं इस बात का कि भाई सही सवाल क्या होना चाहिए था। तो सही आंसर इसमें क्या होना चाहिए? मोस्टली बी आंसर सही होना चाहिए इसमें, है ना। डी भी काफी हद तक हो सकता है, लेकिन ज्यादा सटीक आंसर क्या होगा? बी, कि भाई हम क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे और बच्चों की सहायता लेंगे, और बच्चे जब आपस में बातचीत करते हुए इस समस्या को देखेंगे तो उससे क्या होगा? दूसरे बच्चों के लिए एक तरीके से पीयर ग्रुप लर्निंग का मौका मिलेगा। पीयर लर्निंग, है ना, ट्यूटर लर्निंग तो हो ही रही है, ठीक है, लेकिन साथ साथ पीयर लर्निंग भी होने लग जाएगी, एक दूसरे से भी सीखने का मौका बच्चों को मिलेगा। ठीक है, और उससे एक एग्जाम्पल सेट होगा क्लास में, और बच्चे क्या करेंगे? जो इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं या गलत सवाल हैं वो नहीं पूछेंगे, बल्कि सही तरह से उत्तर पूछेंगे। चौथा भी कुछ हद तक ठीक हो सकता था, क्योंकि उसमें क्या है? यू विल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ योर आंसर ड्यू टू रॉन्ग। हाँ, ये भी चौथा भी कुछ हद तक ठीक है वैसे देखा जाएगा तो, बट सही ज्यादा इसमें अगर चुनना हो तो बी ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि वो क्लास को इंटरेक्टिव भी बना रहा है और बच्चों की हेल्प लेने की बात हो रही है, तो वो ज्यादा कम्युनिकेटिव टीचिंग हो सकती है, ज्यादा डिस्कोर्स ओरिएंटेड टीचिंग को बढ़ावा मिलता है उसमें, है ना। चलिए अगला सवाल लेके आइए 12 नंबर का। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 12th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सभी छात्र उस गृह कार्य में रुचि लेते हैं जो होता है, मतलब कौन सा? इन ऑर्डर दैट ऑल स्टूडेंट्स में टेक इंटरेस्ट इन होमवर्क इट शुड बी, इन ऑर्डर टू दैट ऑल स्टूडेंट्स में टेक इंटरेस्ट इन होमवर्क, मतलब ये अगर आप चाहते हो कि बच्चे सारे जो हैं गृह कार्य में रुचि लें, यही सवाल है ना, कौन सा है?
अच्छा कोई छूट गया क्या? अच्छा ये वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन है दूसरा, पहले इसको करते हैं। 11 नंबर पे दूसरा सवाल है, 12 पे। छात्रों को दिया गया लेखन कार्य है ना, द राइटिंग वर्क असाइंड टू स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है शुड बी एग्जामिन्ड जस्ट आफ्टर इट इज कंप्लीटेड, मतलब जैसे ही पूरा हो उसको तुरंत जांचना चाहिए। ठीक है, एक दिन के बाद जांचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे रहा है एक दिन के बाद जांचना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेशन की गलती है क्वेश्चन में, है ना। लिखा हुआ है शुड बी एग्जामिन्ड जस्ट आफ्टर इट इज कंप्लीटेड, और हिंदी में लिख दिया कि तभी जांचना चाहिए जब इसकी शिकायत आए। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये नहीं होगा, होगा कि तभी जांचना चाहिए जब यह पूरा हो जाए। दूसरा ऑप्शन है एक दिन के बाद जांचना चाहिए, है ना, शुड बी एग्जामिन्ड आफ्टर 1 डे। और तीसरा है कि भाई सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, और जब लिख रहा है कि जब खाली समय हो तब जांचना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? 12 का पहला आंसर होना चाहिए। जब खाली समय हो तब जांचेंगे, नहीं होगा तो नहीं जांचेंगे। बच्चे को फीडबैक नहीं देंगे आप? बताइए। भाई राइटिंग वर्क आपने बच्चों से करवाया, अब राइटिंग वर्क करवाने के बाद आप उसको एक हफ्ते बाद जांच रहे हो, या एक दिन बाद जांच रहे हो, या एज अ टीचर आप उसको तब जांचोगे जब आपको खाली टाइम मिलेगा, तो इससे बच्चे को फीडबैक मिलेगी क्या? भाई काम करवाने का फायदा क्या हुआ? श्रेय आपका आंसर सही है, कंचन आपका आंसर भी सही है, फाशिया अंजुम जी सही है आपका आंसर। तो क्या आंसर होगा 12 का? ए आंसर होगा, है ना। सचिन यादव बिल्कुल ठीक है, 12 का ए, है ना। 12 का एक होगा। जो लोग भी इसका 2 3 4 आंसर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, डी ज्यादा लोग कर रहे हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? एक होगा भाई, ए आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो भी देखो, आप कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पढ़ते हो, तो कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन क्या कहता है, सतत मूल्यांकन क्या कहता है, कि जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसका हम त्वरित गति से मूल्यांकन करें, बार बार मूल्यांकन करें, जल्दी जल्दी मूल्यांकन करें। उससे क्या होगा कि बच्चों की कमियां पता लगेंगी, और वो फीडबैक जब हम बच्चों से शेयर करेंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट का ज्यादा चांस रहेगा। अगर हम काफी लंबे पीरियड के बाद या पीरियोडिकल लेवल पे इवेल्युएशन करेंगे, तो जो असेसमेंट का लाभ मिलना चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए वो नहीं मिल पाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि तब तक बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी नहीं रहेगा, और उसको तुरंत ठीक कराना ज्यादा सहायक होता है, आप जानते हो, क्योंकि बच्चा उस समय सीख रहा होता है। तो सीखते समय ही अगर हमें कोई सिखाएगा तो हमारा ओरिएंटेशन पूरा लर्निंग पे रहता है, हम करेक्शन जल्दी करते हैं। इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश में अलग आएगा तो क्या करेंगे? क्या चीज अलग आएगा भाई? इंग्लिश वाले को प्रेफर करेंगे, है ना। इंग्लिश क्वेश्चन जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड माना जाता है, हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन होता है। तो कोई शब्द अगर हिंदी में गलत ट्रांसलेट हुआ है तो आप इंग्लिश वाले को प्रेफर करिए उसमें, है ना। हिंदी में आंसर थोड़ा गलत था, वही हिंदी में पढ़ने में दिक्कत थी बेटा, शिकायत नहीं होगा। वहां पे क्या आंसर था? वहां आंसर था कि जब वो कंप्लीट हो, इसीलिए गलती हुआ होगा ये ट्रांसलेशन की वजह से ना। तो वो थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा कि ट्रांसलेशन में गलती है। तो अब आपके पढ़ लिया आपने तो सही हो गया होगा, है ना। तो 12 का ए हो जाएगा, सबको समझ आ गया। 13 नंबर का सवाल लगाइए। 13 नंबर का सवाल देखिए, है कि सभी छात्र उस कार्य में रुचि लेते हैं जो होता है, पहला ऑफ दी सेम स्टैंडर्ड यानी कि मानक स्तर पर। दूसरा दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की योग्यता के अनुसार होता है। तीसरा दे रहा है केवल निर्धारित पुस्तकों से होता है, फ्रॉम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड बुक ओनली। और चौथा दे रहा है निर्धारित पुस्तकों के अलावा होता है, मतलब कि फ्रॉम विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड बुक। मतलब पूछ रहा है कि बच्चे कौन से वाले होमवर्क में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। 13 नंबर का सवाल ये है। पहला ऑप्शन है कि भाई जो काम जो है मानक स्तर पर हो, जिसका मतलब सेम स्टैंडर्ड हो। और दूसरा दे रहा है कि जो बच्चों की योग्यता के अनुसार हो, क्या वो कर सकते हैं उसी लेवल पे हो, है ना, ना बियॉन्ड एबिलिटी हो ना तो बिलो एबिलिटी हो। जिस लेवल का बच्चे का क्षमता है उसके लेवल का काम अगर मिलेगा उसको, तो उसको करने में उसको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और तीसरा दे रहा है कि खाली और खाली प्रिस्क्राइब्ड बुक से हो, मतलब जो टेक्स्ट बुक लगी हुई है स्कूल की उसी टेक्स्ट बुक से ही सवाल हो, बाकी दुनिया से सवाल ना हो। तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, बुकिश नॉलेज का ही एवेल्युएशन हो पाएगा। हमें जबकि जीवन से जोड़कर चीजों को पूछना चाहिए, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी। और चौथा देखते हैं कि निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त होना चाहिए, तो पुस्तकों का कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये भी गलत है। भाई हमें पुस्तकों का भी सवाल पूछना है ताकि बच्चा पुस्तक पढ़ के सीख रहा है तो वो भी जाना जा सके कि कितना सीख रहा है, और फिर उसको दुनिया के साथ जोड़कर भी पूछना है, उसके जीवन के साथ जोड़कर भी पूछना है, ताकि ये समझ आए कि जो पुस्तक का ज्ञान है वो बच्चा अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, उसको अपने जीवन से लिंक कर पा रहा है कि नहीं, जीवन को बेहतर बनाने में यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये भी जरूरी है। तो इसलिए सही आंसर इसमें क्या बनता है? बी वाला, जो बच्चों की छात्रों की योग्यता के अनुरूप। आप लोगों का आंसर सबका सही है, 13 का बी। मोस्टली बच्चों का सही है, या सबका ही सही है, मोस्टली कहना भी गलत होगा, आप लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सबने सही आंसर किया। शिखा ने भी, शिल्पी ने भी, लवी गुप्ता ने भी, कंचन ने भी, संगीता सूर्या ने भी, विजय कुमार ने, प्रीति प्रिया ने, प्रियंका कटियार ने, है ना, अखिला मगदीदी ने भी, अश्विनी भाटी ने भी, देवव्रत तिवारी ने भी। और इधर देखूं मैं तो सचिन यादव, फासिया अंजुम, कंचन प्रसाद, इन सब ने। 13 का ए नहीं होगा कंचन, बी होगा बेटा।
ठीक, श्रेया अग्रवाल का सही आंसर, सबका सही है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, उसमें चेंज करना पड़ता है प्रीति, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एक साथ नहीं देता है। तो मोस्टली आपकी जो भाषा उसी में करिए, कुछ एक क्वेश्चन में ट्रांसलेशन की गलती होती है, हर जगह नहीं होती। तो कहीं अगर डाउट लगे क्वेश्चन में कि यार इसका आंसर समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तब वहां पे आप जरूर एक बारी को रेफर कर लीजिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन। तेरे का भी और भी बच्चों ने दिया था, धनंजय राय ने, अर्चना गौतम ने, है ना, विवग्योर क्लासेस, प्रीति आनंद और सुनीता सोमरा, राधा, निमिषा कुमारी, सबने दिया था, अंजलि गुप्ता, सबने दिया था, मोहन कुमार, काजल मिश्रा। बहुत बढ़िया है, सबने सही आंसर दिया था, सबका नाम भी मैंने पढ़ लिया एकदम हनुमान चालीसा की तरह। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा होगा 3-4 साल से, लेकिन नाम पढ़ लिया। पुण्य मिलेगा, है ना मुझे। विद्यार्थियों का नाम पढ़ना ज्यादा पुण्य का काम है, ऐसा किसी ने बताया होगा मुझे, गुरु ने। पता नहीं किसने बताया था, मुझे याद नहीं है। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए भाई। अब कौन सा सवाल आ गया देखो हमारे सामने आ गया, तानाशाही व्यवहार, है ना। तानाशाही व्यवहार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये 13 हो गया, 14 आ गया ना। 14 नंबर का सवाल देखिए। आप कक्षा में नया अध्याय शुरू करने से पहले अध्यापक को क्या चाहिए, मतलब आप नया टॉपिक शुरू कर रहे हो, आपको क्या करने की जरूरत है। हमने देखा है ना कि नया टॉपिक शुरू करने के पहले पहले रेडीनेस चेक करेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक है। तो और उसको हम ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, तमाम सारी चीजें, उसके सवाल पूछेंगे, पिछले नॉलेज से रिलेट करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आप देखकर बताइए क्या होगा सही। गुड आफ्टरनून भाई, सभी लोगों को जो नए जुड़ रहे हैं। 119 का पूछ रहा हूँ मैं आपसे, है ना। 14 नंबर का सवाल है। कक्षा में नया अध्याय शुरू करने से पहले अध्यापक को क्या चाहिए। पहला है पिछले अध्याय के प्रश्न पूछे, पूर्व ज्ञान पर आधारित नए अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे। बहुत बढ़िया। कक्षा में सीधे नया अध्याय शुरू कर दे, नहीं सीधे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाके करोगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। बी वाला आंसर सही है, ज्यादातर बच्चों का आ भी रहा है। 14 का एक नहीं होगा आराधना जी, बी होना चाहिए। देखो एक क्या हो गया कि भाई पिछले क्लास का पूछ रहे हो तो मतलब आप रिवाइज करा रहे हो, और एक हो गया कि आज जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक को आप कहने के इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इंक्वायरी बेस्ड तरीके से हो सकता है कि आप क्लास में जाओ और जो विषय आपको आज पढ़ाना है उससे संबंधित बच्चों की जो पूर्व जानकारी है उस पर आधारित कुछ सवाल पूछ दो उनसे, है ना। जैसे मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे हो और बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई हैं, तो आप जाते ही क्या करो, आपको पढ़ाना है ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स, साधन पढ़ाने हैं आपको परिवहन के। तो आप जाते ही क्या करो, पहले बच्चों से पूछो कि भाई इसमें से कौन कौन गर्मी की छुट्टियों में बाहर गया था, और उससे सवाल शुरू करके बच्चे अपना अनुभव बताना शुरू करेंगे, अपनी जानकारी शेयर करना शुरू करेंगे। फिर आप उनसे पूछो कि भाई आप कैसे गए थे, कौन कौन है जो प्लेन से गया था, कौन कौन है जो कि ट्रेन से गया था, कौन कौन बस से गया था, कौन कौन अपने गाड़ी से गया था, कार से गया था, कौन कौन जो है प्राइवेट कम्युनिकेशन से गया था, कौन से लोगों ने नदियों में जो है एक तरीके से नाव से भी यात्रा की। ये सारी बातें करते कराते हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने आज के विषय से जो पढ़ाना है हमको, क्या परिवहन के साधन। तो ये ज्यादा बेहतर होता है, इंक्वायरी बेस्ड तरीका बताना ज्यादा बेहतर होता है ना। समझ आई बात। इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, है ना। 14 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, 14 का आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, नहीं सॉरी सेकंड, पूर्व ज्ञान पर आधारित नए अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछें। बी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट की तुलना में बी ज्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि हमें जो टॉपिक पढ़ाना है उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। और इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है कि भी जो टॉपिक हम पढ़ाने जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों का जो प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर नॉलेज है ना, उसको रिलेट करते हुए सवाल पूछा जाएगा। तो क्या होगा कि लॉ ऑफ एनालॉजी जो है, जो थॉर्नडाइक ने बताया ना, अधिगम के नियम, उनमें से जो सहायक नियम बताया उसमें एक नियम उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि समरूपता का नियम, समानता का नियम। यानी वो कहते हैं कि भाई जो भी हम नया सीखने जा रहे हैं, अगर वो हमारे पहले के किसी ज्ञान से मिलता जुलता होगा तो नया सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होने लगेगी, है ना। पिछले ज्ञान का अधिगम का अंतरण हो जाएगा। तो अधिगम का अंतरण होने के लिए जरूरी है कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चीज को बच्चों के नॉलेज से रिलेट करें, जो उनको पहले से जानकारी है उसके बारे में। आप अगर कोई त्योहार के ऊपर चैप्टर पढ़ा रहे हो तो बच्चों से उनके त्योहार के बारे में बात करो कि आपने त्योहार मनाया था, क्या किया आपने, कैसे किया, किसके साथ मनाया, है ना, उसमें कौन सी सेलिब्रेशन करे आपने, क्या क्या पूजा करी। ये सारी चीजें आप उसमें पूछ सकते हो, तो उससे क्या होगा, बच्चों को लिंक करने में आसानी हो जाएगी जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो बेस्ट तरीका इसका हो जाएगा। अगला सवाल लाइए, लास्ट आज का 15वां सवाल, आज का लास्ट सवाल है ना, मिलियन डॉलर क्वेश्चन जिसको कह सकते हो आप। और इसको आप लोग क्या करोगे, इसको सवाल को हल करोगे यहाँ पे, और कुछ नहीं करोगे, है ना। और एक और 16वां सवाल मैं देके जाऊंगा जिसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताओगे, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट में बताना, ताकि मैं बाद में उसको पढ़ सकूंगा। ठीक है।
और देखूंगा कि कितने बच्चे जो है उसका आंसर करके जाएंगे। तो आप सभी को अंतिम जो 16वां क्वेश्चन होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, और जो बाद में वीडियोस देख रहे हैं बच्चे उनके लिए भी यही है, इस सवाल का आंसर आपको देकर जाना है। अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ कल, ठीक है। 16वें वाले को, इसको तो अभी करूंगा। 15 का आंसर आने लग गया, बी डी, है ना, बी 4 ऐसे आ रहा है। दो सवाल, दो ऑप्शन में उलझ रहे हो आप लोग, देख लेते हैं भाई इसको भी। सवाल क्या है, कक्षा में छात्रों को कैसे सतर्क बनाया जा सकता है। अच्छा नहीं, ये नहीं है, क्या है, छात्रों के प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा। तानाशाह की तरह होगा, काहे के तानाशाह क्यों रहेंगे भाई, दोस्त की तरह होगा, पिता की तरह होगा, सामान्य व्यवहार होगा, क्या होगा। जनरल बिहेवियर, लाइक अ फादर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ डिक्टेटर। मोस्टली देखो इसमें क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा फ्रेंडली रहेगा, फ्रेंडली का मतलब ये भी नहीं कि एकदम से अनौपचारिक हो जाएगी, गाली गलौज में बात करने लगे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंडली का मतलब ये हो गया कि भाई हम जो है बच्चों को एक फियरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, एक इक्विलेटरल एनवायरनमेंट दे सकें, एक समान वातावरण दे सकें बराबरी का, जिसमें बच्चे डरे नहीं हमसे, जिसमें बच्चे अपने विचार रखने में सक्षम हो, सहज हों, ऑटोनॉमस फील करें, आत्मनिर्भर हों। ठीक, तो इस तरीके से होगा। अगर तानाशाही कर देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, वहां पे अपने जवाब ही नहीं दे पाएंगे, अपने सवाल नहीं पूछ पाएंगे, हमारे मतों को काट नहीं पाएंगे, अपने तर्क नहीं रख पाएंगे हमारे खिलाफ अगर होंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। और अगर हम उनके साथ मान लीजिए पेरेंटल रोल में आते हैं, तो हमारा जो फॉर्मल एक रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का, वो खराब होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब वो आप ही से जिद करेगा कि मुझे ये पोकेमोन दिलवाओ, है ना, तो पता चला वो भी नहीं कर सकते आप, कि नहीं नहीं पता चला टीचर कोई बोलने लगे पापा चलो पार्टी कराओ, चलो पिकनिक कराओ, तो वो नहीं हो सकता, इनफॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि माता पिता का जो रिलेशन है बच्चे के साथ वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, टीचर का क्या होता है, फॉर्मल होता है, औपचारिक है ये, है ना। माता पिता से जो सीखता है वो अनौपचारिक अधिगम का हिस्सा होता है। जो टीचर से सीखता है विद्यालय के अंदर बच्चा, वो होता है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल लर्निंग, यानी कि औपचारिक अधिगम। तो इसलिए वो भी नहीं करेंगे। हाँ, फ्रेंडली रख सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतः क्रिया होनी जरूरी है, एक लेवल पे अंतः क्रिया होनी जरूरी है, ताकि बात विमर्श हो सके, बातचीत हो सके, कोई दोनों ही सहज महसूस करे आपस में बातचीत करते समय, तर्क कुतर्क, तर्क वितर्क, कुतर्क नहीं करते समय, है ना, यानी कि ज्ञान का आदान प्रदान करते समय। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्रेंडली वाला, जो कि सही क्या होगा इसमें, दोस्त की तरह, यानी बी वाला। अब एक लास्ट सवाल देखो आज का है 16 नंबर, ये आपके लिए क्या है, असाइनमेंट है एक तरीके से, आपको इसका आंसर पढ़ के कमेंट में देके जाना है। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे दे रहे हैं आंसर, और बाद में जो बच्चे हैं वो भी इस सवाल को अगर देख रहे हैं तो उसका आंसर जरूर बताएंगे। अगला सवाल लगा दीजिए। फाशिया किस पे पूछ रहे हो आप, प्लीज प्रोवाइड सम नॉलेज एंड गाइडेंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट एजुकेशन। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में, क्या सब्जेक्ट है आपका। 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग जल्दी से। आज का ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है। पूछा गया है कि कक्षा में छात्रों को कैसे सतर्क बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है छात्रों में जिज्ञासा पैदा करके, दूसरा है कक्षा में जोर से बोलकर, तीसरा है कक्षा में आदर्श और विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, चौथा है ठीक ढंग से अपना व्याख्यान तैयार करके। अब आपको ये बताना है, आंसर आप लोगों ने यही बताना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग, ठीक है ना। राज की बात को राज नहीं रहने दिया आप लोगों ने। तो 16 का आंसर आप लोगों ने दे दिया, 16 का आंसर है ए, बिल्कुल ठीक है, मैंने भी बता दिया। चलो, होमवर्क हो गया कैंसिल, छुट्टी, है ना। बच्चे यही चाहते हैं कि होमवर्क कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल कर दिया हमने। आपने आंसर बता दिया तो होमवर्क हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या आंसर आ गया, एक वाला। यानी बच्चों को हम क्या करेंगे, एक तरीके से उनको पहल करने के लिए कहेंगे, उनको कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि भाई आप जिज्ञासा यानी क्यूरियस बना के उनको हम सतर्क रख सकते हैं, उनके अंदर क्वेश्चंस क्रिएट करके कि भाई आप सवाल पूछना शुरू करो, बच्चों के अंदर क्वेरी करने की आदत विकसित करके, है ना, कि वो सवाल पूछें, वो क्यूरियस रहें चीज़ों को जानने के लिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो सतर्क हो जाएंगे। तो आज का ये सेशन था, आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट में चाहें तो। बाकी फिर कल करेंगे हम लोग, आपकी क्लासेस लगातार मैं बढ़ाऊंगा थोड़ी सी, तो आप लोग तैयार रहिए, यूट्यूब पे आप नोटिफिकेशन देखते रहिएगा। वेबसाइट पे बच्चों आप लोग को अपडेट तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग यूट्यूब के ऊपर जो है लाइव अपना चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आपको क्लास मिल जाए आराम से, है ना। सारे बच्चे जो भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को क्लास मिल जाए। जो पेड बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, जो यूट्यूब पे हैं वो तो देख ही रहे हैं, उन्होंने तो करा ही होगा और उनको नोटिफिकेशन आ रही है तभी वो देख रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बैचेज में है ना, आप लोग भी अगर नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लोगे, तो क्या होगा कि अगर कोई रैंडम क्लास लगती भी है मान लो अचानक से, कई बार क्या होता है ना कि हमें एकदम से टाइम मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ क्लास पढ़ा दिया जाए, या किसी को भी भेज दिया जाए जो पढ़ा ले, टीचर्स जो आपके फ्री होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि बहुत पहले से नोटिफिकेशन बनाना या देना आपको मुश्किल रहता है। तो उस समय अगर आप मान लो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है यूट्यूब की तरफ से,
मैसेज पहुंच जाता है तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी और आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड में तो मिल ही जाएगी क्लास, ठीक है। तो सब लोग इसको जो है बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मैसेज मिल जाया करे। नहीं मिलता है बाई चांस मैसेज, तो उस स्थिति में आप क्या किया करो, आप यूट्यूब चैनल पे आके सीजीएस कोचिंग पे एक बार देख लिया करो कि अपकमिंग इवेंट्स क्या आने वाले हैं, अपकमिंग कौन कौन सी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, कितने कितने बजे की, रिमाइंडर सेट कर लो। रिमाइंडर का ऑप्शन आता है, आप रिमाइंडर सेट कर लोगे तो आपको 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन कि भाई क्लास होने वाली है। तो इस तरीके से आपकी क्लास मिस नहीं होगी, है ना। ये सलाह आपके लिए है। एक रिसर्च की क्लास भी है पड़ी हुई संगीता जी, तो हम करवाते हैं उसको भी, है ना। आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा मैं उसका। लाइव अभी तो नहीं है क्योंकि हो रखा है डिस्कशन कुछ, तो लाइव हो पाएगा तो लाइव करवा दूंगा, नहीं तो अपलोड करवा दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, फिर 5:30 बजे आज फिर करेंगे सीटेट के लिए स्पेशली मैथ की पेडागोजी का एक सेशन, उसमें जुड़ेंगे। और 6:15 बजे से सोशल साइंस के ऊपर डिस्कशन होगा, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो जितेंद्र सर फिर से डिस्कस करेंगे 6:15 बजे। और 5:30 बजे लाइव हम लोग होंगे यूट्यूब पे आपके मैथ की पेडागोजी के साथ सीटेट के लिए स्पेशली। तो जो बच्चे सीटेट भी दे रहे हैं वो आ सकते हैं, देख सकते हैं क्लास। क्लियर हुआ। और जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपनी क्लासेस देखते रहें, फॉलो करते रहें, और यूट्यूब पे भी अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं और तो उसको भी अटेंड करने की कोशिश करें। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं है, पढ़ने में ये मत देखो कि कितना पढ़ना है ना। 5:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।